खबरों की खबर में अब बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग क्या वाकई में तानाशाह है? वो जैसा काम करते हैं उसको देखकर तो इस पर भरोसा नहीं करने का कोई कारण नजर नहीं आता। हर फैसला तानाशाही भरा ही लगता है। इसका नतीजा चीन में कोरोना के वक्त उनके खिलाफ सड़कों पर गुस्से को देखकर ही लग गया था। लेकिन ये बात जब दुनिया के सबसे मजबूत देश अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कही जाए तो इसका मतलब बहुत कुछ होता है। और ये बात जो बाइडेन ने करीब 4 घंटे 240 मिनट की 1-to-1 बातचीत के बाद जब वो बाहर निकले तो पत्रकारों से खुद जो बाइडेन ने कहा कि वो तो डिक्टेटर है। He is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours. वो कम्युनिस्ट देश के राष्ट्रपति हैं, वो डिक्टेटर हैं। क्यों कहा जो बाइडेन ने, इस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। जो बाइडेन ने साफ कहा कि शी जिनपिंग तानाशाह हैं, वो एक कम्युनिस्ट देश को चलाते हैं। अमेरिका और चीन के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ घटनाएं आपको याद दिलाता हूं। चीन में होता क्या है, एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो शी जिनपिंग जब से मुखिया बने हैं इस पार्टी के, तब से लगातार वही मुखिया हैं। उन्होंने अपने आप को आजीवन के लिए इस पार्टी का मुखिया घोषित करवा दिया है। इसके अलावा वहाँ जो विरोध के स्वर उस पार्टी के भीतर भी शी जिनपिंग के खिलाफ उठे हैं, उन विरोध के स्वरों को भी शी जिनपिंग ने बहुत ही आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया है। चाहे वहाँ के रक्षा मंत्री हों, चाहे वहाँ के विदेश मंत्री हों, किस तरीके से वो गायब हुए, किस तरीके से वो वहाँ से हटा दिए गए, ये किसी से छुपा नहीं है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि शी जिनपिंग तो डिक्टेटर है। तमाम मुद्दे हैं जिस पर चीन अपनी मनमानी करना चाहता है। दुनिया की नज़रों में क्यों चीन अलग थलग पड़ता जा रहा है, ज़रा ध्यान से इस पूरे डिटेल्ड रिसर्च को देखिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा ताइवान का है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। पिछले साल तत्कालीन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे का चीन ने विरोध किया था। चीन अभी भी लगातार ताइवान को डराने के लिए सैन्य अभ्यास करता रहता है। चीन ताइवान पर कब्जा करने की धमकी भी देता रहता है। हालांकि हकीकत यह भी है कि ताइवान के प्रति दुनिया का बदलता नजरिया चीन के कम होते दबदबे की तरफ साफ इशारा कर रहा है। चीन कहता तो है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को वापस अपने साथ मिलाना चाहता है, लेकिन चीन की करतूतों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। इस बात की आशंका भी है कि ताइवान में होने वाले आम चुनावों में चीन गड़बड़ी कर सकता है। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स इस बारे में लगातार अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में आ रही हैं। बात सिर्फ ताइवान भर की नहीं है। चीन के तमाम ऐसे निर्णय हैं जो बताते हैं कि तानाशाही क्या होती है, क्यों शी जिनपिंग तानाशाह है। उत्तर कोरिया पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जाता है। वो लगातार हमले करने की धमकी देता है, और वो भी हमले परमाणु बम के हमले। वो कोई भी कानून नहीं मानता है, लेकिन वो चीन का सबसे करीबी दोस्त है। वो कहीं भी मिलने जाता है तो चीनी के राष्ट्रपति, चीन के मुखिया से वो जरूर मिलता है। उनके पूछे बगैर उत्तर कोरिया कोई काम इन दिनों में नहीं कर रहा है। उत्तर कोरिया को चीन हर तरीके से मदद देता भी दिखाई देता है। चीन बेहद चालाकी से एक पक्ष में खड़े होने का दिखावा करता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया की परेशानियों को और बढ़ाना है। चीन आधिकारिक रूप से इजराइल और गाजा के बीच मध्यस्थता की बात करता है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि नेविल रॉय सिंघम, जो कि कम्युनिस्ट है और जिसके चीन के दलों से रिश्ते हैं, वो फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका और यूरोप में हो रही रैलियों के पीछे हो सकता है। इन रैलियों को द पीपुल्स फोरम ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसे फंड करने का आरोप नेविल रॉय सिंघम पर लगा है। अमेरिका के न्यूज पोर्टल द फ्री प्रेस ने रिपोर्ट छापी है कि कैसे नेविल रॉय सिंघम ने उस संगठन का समर्थन किया है जो फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रोटेस्ट की मदद करे। अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन में क्या नेविल रॉय सिंघम का शामिल है, ये फ्री प्रेस की रिपोर्ट के बाद इस पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब नेविल रॉय सिंघम का नाम भारत के लिए कोई अछूता नहीं है। इसका भारत से भी कनेक्शन रहा है। अगर आप लोग भूल गए हैं तो याद दिला दूं, नेविल रॉय सिंघम आखिर कौन है। इसे पिछले महीने ईडी ने एक नोटिस भेजा है। इसे न्यूज़ क्लिक केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में नोटिस भेजा गया है। न्यूज़ क्लिक वेबसाइट पर चीन के लिए प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगा है। अमेरिका के न्यूज़पेपर का दावा है कि न्यूज़ क्लिक में नेविल रॉय सिंघम ने फंडिंग की हुई है।
चीन शायद दुनिया का ऐसा देश होगा जिसके ज्यादातर पड़ोसियों से रिश्ते बेहद खराब हैं। और ये एक या दो पड़ोसी नहीं, 14 देशों के साथ चीन की सीमा है, लेकिन अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से रिश्ते ज्यादातर के साथ चीन के खराब ही हैं। बार बार चीन भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करता रहा है, अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता रहा है, सियाचिन पर दावा करता रहा है, और इसीलिए उसे मुंह तोड़ जवाब भी भारत की तरफ से दिया गया है। भारत और चीन के रिश्ते क्या हैं वो हम सब जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर चीन के रिश्ते किसी पड़ोसी मुल्क के साथ थोड़े बेहतर है तो वो पाकिस्तान है, लेकिन इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया के साथ दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है। कजाकिस्तान के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बड़े इलाके पर चीन अपना दावा करता है। अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाके पर चीन दावा करता रहा है। आज चीन और रूस के रिश्ते को देखकर यह लग रहा होगा कि दोनों मुल्क बहुत करीबी देश हैं, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल का मामला हो, लेकिन आप गलत है। कम से कम बॉर्डर इशू को लेकर चीन तो रूस के साथ लगाई गई अपनी जो कई वर्ग किलोमीटर की ज़मीन है उस पर अपना दावा जताता है। यानी बॉर्डर विवाद रूस के साथ भी चीन का चल रहा है। रूस और चीन के बीच 1969 में सीमा विवाद को लेकर लड़ाई तक हो चुकी है। वो मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप पर जापान का शासन है, लेकिन चीन कहता है कि इस द्वीप पर उसका ऐतिहासिक तौर पर अधिकार है। मंगोलिया पर चीन अपना दावा करता है। फिलीपींस, कंबोडिया की जमीन पर भी चीन अपना हक जताता रहा है। अब आप समझिए चीन क्यों पाकिस्तान की मदद करता है। दरअसल पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है, अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर में चल रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपेक के नाम से दुनिया जानती है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। चीन अरब सागर तक अपनी पहुंच बना लेना चाहता है। पाकिस्तान को कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी, इसीलिए वो चीन के इस प्रोजेक्ट के साथ खड़ा हुआ दिखता है। अरब सागर से सीधी रोड पाकिस्तान अफगानिस्तान होती हुई चीन से जोड़ने की कोशिश में शी जिनपिंग लगे हुए हैं। अब चीन की एक और चाल को समझिए। वो लगातार कमजोर देशों की मदद का दिखावा करता है। पिछले 5 साल में चीन 35 देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। इसे खरीदने वालों में ज्यादातर कम आय वाले देश हैं। कहा जाता है कि चीन के हथियार निर्यात का 3/4 हिस्सा पाकिस्तान और म्यांमार को जाता है, लेकिन चीन मुफ्त में मदद नहीं करता। वो इसके बदले में उस देश में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब श्रीलंका का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। ये दक्षिणी श्रीलंका में पूर्वी पश्चिमी समुद्री मार्ग के करीब है। बंदरगाह का निर्माण 2008 में शुरू हुआ था। चीन ने तब 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज श्रीलंका को दिया था। श्रीलंका की आर्थिक हालत बिगड़ी, जिसका फायदा उठाकर चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जे की कोशिश की। अब श्रीलंका को बचाने के लिए अमेरिका सामने आया है। अमेरिका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कोलंबो में कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट में $533 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। अमेरिका को उम्मीद है कि यह बंदरगाह चीन के प्रभाव को कम कर पाएगा। तो क्यों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को डिक्टेटर कहा जाता है, हमने मोटे तौर पर इस रिसर्च के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। अब मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो चीन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। प्रभु दयाल जी हैं, पूर्व राजनयिक। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव है मेरे साथ, स्वागत है आपका। और सिक्योरिटी एक्सपर्ट आलोक बंसल हमारे साथ है। कैप्टन बंसल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन बंसल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। चीन डिक्टेटर है। चीन के साथ 4 घंटे की बातचीत के बाद जो बाइडन सरेआम इस बात को कहते हैं कि चीन एक डिक्टेटर मुल्क है, शी जिनपिंग डिक्टेटर है। क्या इस डिक्टेटरशिप के कुछ और उदाहरण आने बाकी रह गए हैं जो मैंने गिनाया उसके अलावा? देखिए, जहां तक सवाल चीन का है, एक साम्यवादी व्यवस्था है और साम्यवादी व्यवस्था में सामान्यतः जो शासक होता है वो तानाशाह होता है। अगर हम सोवियत संघ से शुरू करें, लेनिन अपनी जिंदगी भर शासक रहे, फिर स्टालिन रहे, एक ख्रुश्चेव को हटा दिया गया तो ब्रेजनेव देखें, उसके बाद देखें, सब जिंदगी भर रहे। चीन के जब हम बात करते हैं तो माओ जेडंग जब तक जिंदा रहे तब तक वो तानाशाह थे। वो जब चाहते थे जो करते थे। जो चीन के आधिकारिक राष्ट्रपति थे उनको उनके राष्ट्रीय आवास से लोगों ने निकाल के बाहर फेंक दिया।
दंग जियाओपिंग जो उस समय सेक्रेटरी जनरल थे, उनके बेटे को तीसरे माले से उठा के फेंक दिया गया। तो जब माओ ने सत्ता छोड़ी और दंग जियाओपिंग वापस सत्ता में आए, तो उन्होंने चीन के अंदर एक परिवर्तन लाने की चेष्टा की। उन्होंने कहा कि जो भी सत्ता रूढ़ होगा वो सिर्फ 10 साल के लिए सत्तारूढ़ होगा और उसके बाद एक नई पीढ़ी का जो नेता है वो आगे बढ़ेगा। और ये दो हिस्सों में चला। जियांग जेमिन 10 साल सत्ता पे रहे, फिर हु जिनताओ 10 साल सत्ता पे रहे। लेकिन जब से शी जिनपिंग आए, उन्होंने जितने भी चेक्स एंड बैलेंसेस थे वो धीरे धीरे खत्म कर दिए। पहले तो जो 2 टर्म का जो लिमिट थी वो उन्होंने खत्म की। फिर अब वो आज ही उन्होंने जो सत्ता में जितने भी लोग थे अपने ही लोगों को पैक कर लिया। और हमने देखा, और तानाशाही का असर क्या होता है कि जो व्यक्ति जो निर्णय लेता है उस पर पुनर्विचार नहीं करता। एक बार निर्णय ले दिया, वो सही गलत हो जो भी हो। जैसा आपने देखा कोविड के दौरान जीरो टॉलरेंस फॉर, शहर के शहर बंद रहे, फैक्ट्रीज बंद रही और लोग मरते रहे, भूखों रहे, लोगों को कुछ नहीं मिला। लेकिन ये एक चीज पे तय थे कि भाई हम जीरो बिल्कुल। टॉलरेंस के शहर बंद रहेंगे। हमने कई जगह देखा कि जो शी जिनपिंग के दिमाग में आया, और ये हमेशा ही तानाशाही शक्तियों के साथ समस्या होती है। अगर आपको याद हो कि माओ जेतुंग ने एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड ली थी कि चीन को उछाल कर हम विकसित देशों की श्रेणी में ला देंगे। उस प्रोसेस में 35 लाख लोग मर गए, लेकिन चीन वहां का वहीं रहा। तो तानाशाहियों के साथ हमेशा ये समस्या होती है, और वो जो है जो भी निर्णय लेते हैं उनको लगता है कि हम ही सही हैं। और यही हम चीन में देख रहे हैं। आज चीन के इनफैक्ट कोई आलोक जी, मैं आता हूं आपके पास, एक एक कमेंट और लोगों का भी ले लेता हूं। प्रभु दयाल जी मेरे साथ इंतजार कर रहे हैं। प्रभु सर, जो कुछ हमने देखा, जिस तरीके से जो बाइडेन का कमेंट आया कल मीटिंग के बाद, आपको लगता है कि ये समस्या को चीन और अमेरिका के बीच जो एक एक तरह का तनाव चल रहा था बीते 1 साल से, 1 साल के बाद मुलाकात हुई, उसको और एग्रीवेट कर देगा जब उसको उनको डिक्टेटर बोल दे रहे हैं? देखिए, बाइडेन साहब ने जो कहा वो बिल्कुल उचित कहा और बिल्कुल सही कहा। और ऐसा ना कहना बहुत उनके लिए मुश्किल पैदा कर देता था। उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि आपने शी जिनपिंग को पहले डिक्टेटर क्या कहा है, क्या अब भी आप ऐसा कहेंगे? तो क्या बाइडेन कहते नहीं नहीं, अब मेरे विचार में शी जिनपिंग डेमोक्रेट हो गए वगैरह वगैरह? क्या ऐसा झूठ बोलना उनके लिए उचित था? उन्होंने बिल्कुल सही किया। He called a spade and he said शी जिनपिंग इज ए डिक्टेटर, और जिस तरह के वो कम्युनिस्ट सिस्टम को प्रिसाइड करता है वो हमसे बिल्कुल फर्क है। किसी तरह से भी आप चीन को डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। वो एक आउट एंड आउट डिक्टेटरशिप है, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने वही कहा जो उनको कहना चाहिए था। अब आपने जिक्र किया था कि चीन का विस्तारवाद जो है वो किस तरह से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में नजर आ रहा है। चीन का विस्तारवाद दो तरह का है। एक तो टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म और दूसरा इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म। अब आपने पाकिस्तान और चीन की बात की। इन दोनों मुल्कों को चीन ने कर्ज में डुबो दिया है, और वो उनपे इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म के तहत राज करने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों देश, इन पे बड़ा खतरा है कि ये किसी न किसी तरह से चीन के गुलाम ना हो जाए। देखिए, पाकिस्तान तो हो ही गया है। श्रीलंका को हमने बचाने की कोशिश की, अब अमेरिका ने वहां वो पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, कोशिश चल रही है। लेकिन चीन की जो कोशिश होती है वो ये कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म से इन देशों को अपने अंडर में किया जाए और हमारी बात ही ये माने। तो चीन की जो नीयत है और चीन की जो नीति है, वो उसमें बड़ा खोट है, उसमें कोई बदलाव नहीं जो आया आपने है। बड़ी अच्छी और मेरे बात की विचार में प्रभु दयाल प्रेसिडेंट जी, बाइडेन ने बिल्कुल सही कहा। लेट मी ब्रिंग इन मेजर जनरल अश्विनी शिवाज। शिवाज साहब, जनरल साहब, ये आप भी मानेंगे चीन का ये जो तरीका है कि वो बात करता है कि हम चाहते हैं कि इजराइल और हमास के बीच बातचीत हो, रास्ता निकले, लेकिन जो फिलिस्तीन सपोर्टेड जितने प्रोटेस्ट दुनिया भर में चल रहे हैं उसमें अब ये जो रिपोर्ट आई है फ्री प्रेस की, उसके मुताबिक तो बाकायदा चीन से फंडिंग हो रही है, और वही निलॉय रॉय सिंघम का नाम आ रहा है जो हिंदुस्तान में जिसका नाम आया न्यूज़ लीक के मामले में। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि जो चीन है जो कहता है करता, उसमें बहुत फर्क है। और ये भी सच्चाई है, जो अब हमास इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसमें चीन को बहुत फायदा हुआ है। और यही नहीं, चीन को, रूस को भी फायदा हुआ है इनडायरेक्टली। देखो चीन को अगर आप देखें कि उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो $3 ट्रिलियन का है वो खटाई में पड़ गया है।
और आप ज्यादातर देश उससे निकल रहे हैं, क्योंकि वो एक डेट ट्रैप था, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो $62 बिलियन का है, वो भी ऑलमोस्ट 70% ठप पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हमन टोटा जिस प्रकार से 99 ईयर लीज में आपने श्रीलंका ने दिया, बांग्लादेश में प्रॉब्लम, मलेशिया में प्रॉब्लम। तो ये सच्चाई है कि अब जो उसका ऑल्टरनेटिव बन रहा था भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसकी बड़ी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उसमें सबसे अच्छा ये था कि जो इन्वॉल्वमेंट मुस्लिम वर्ल्ड की होनी थी जो कि मिडिल ईस्ट में, और इजराइल की होनी थी, और भारत की जो इकोनॉमी थी उसमें बहुत ज्यादा ग्रो करती, वो गेटवे टू यूरोप था मिडिल ईस्ट। मगर उसके अंदर अब खटास पड़ गया, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल हमास की लड़ाई चली है, मुझे लगता है कि काफी समय तक ये प्रोजेक्ट ले नहीं पाएगा, क्योंकि जो रिलेशनशिप है इजराइल के मुस्लिम कंट्री से उसमें कहीं ना कहीं तनाव आ गया। और इसी प्रकार इसका कुछ रूस को भी फायदा हुआ है, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन लड़ाई पे फोकस था, अब वो फोकस हट के मिडिल ईस्ट में आ गया, और वो एक प्रकार से हमास की जो लड़ाई है उस पर इजराइल की तरफ फोकस ज्यादा हो गया अमेरिका का, और अमेरिका और नेटो कंट्री का वो भी फाल। मगर चीन की अगर आप और बातें देखें, जिस प्रकार से उसने विस्तारवाद गतिविधियां इंडो पैसिफिक में की है, स्पेशली साउथ चाइना सी में की है, उसके रिलेशन आप चाहे लाओस से देखें, ब्रुनोई से देखें, वियतनाम से देखें, मलेशिया से देखें, फिलीपीन से देखें, इंडोनेशिया देखें, सबसे खराब है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से वो एक्सपेनिज्म कर रहा है, चाहे वो आप ईस्ट चाइना सी में सन कैकू आइलैंड है जो कि आप जापान के साथ देखें। मगर ये भी समझना पड़ेगा, जब इसकी इकोनॉमिक रिलेशन की बात है तो इनके इकोनॉमिक रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे हैं। अमेरिका के साथ भी $700 बिलियन का इसका ट्रेड है, और ताइवान सबसे के बड़ा साथ भी इसके है। तो सच्चाई ये है कि चीन जो है, सच्चाई है, एक थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए, और इसको मैनेज करना भी इतना आसान नहीं। इसका तो एक मैं ही है इनफैक्ट इलाज कि जिस प्रकार से उसके एक बड़ी बड़ी जिस इंपॉर्टेंट प्रकार चीज से जनरल साहब आपने बोली है। कैप्टन बंसल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने पूरा चीन के जितने भी नेता रहे, मुखिया रहे, उनका सबका इतिहास गिनाया कैप्टन बंसल। मेरा सवाल आपसे ये है, जो पुराने लीडर्स रहे और उनके मुकाबले शी जिनपिंग जो हैं, क्या शी जिनपिंग ज़्यादा क्रूर हैं, ज़्यादा डिक्टेटर हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं अपने पूर्वजों से? पहली बात। और दूसरी बात, क्या शी जिनपिंग इसीलिए दुनिया भर के तमाम मुल्कों में किसी ना किसी बहाने से हस्तक्षेप करने की कोशिश करते दिखते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर, नीलोर और सिंघम जैसे लोगों के माध्यम से? देखिए, पहली चीज तो यह है कि माओ के बाद जो चीन के शासक थे वो इस तरीके के एब्सोल्यूट शासक नहीं थे, जिसे पूरी तरह से तानाशाह कह सकते हैं, वो नहीं थे। क्योंकि माओ के बाद जो हुओ गो फैंग आए, और उसके बाद हु याओबंग और जाओ जियांग, दंग जियाओपिंग हालांकि लीडर थे, तो इनके बीच में एक संवैधानिक तौर तरीके थे, एक नेतृत्व होता था, लेकिन उसका समय था उसके हर। लेकिन शी जिनपिंग के आने से हम वापस माओ का जो एरा था उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और माओ के दौरान हमने देखा कि बड़े बड़े नेताओं को ओवरनाइट वहां से हटा दिया गया। लियो शाओची जो चीन के राष्ट्रपति थे, उनको कैद में डाल दिया गया, वहां मर गए। और उस दौरान चीन ने कई ऐसी गतिविधियां की जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। कभी किसी राष्ट्र पर हमला किया, 62 में हमने देखा हमारे यहाँ क्या हुआ, कई देशों के अंदर हस्तक्षेप किए, दूसरे कोरिया का युद्ध हुआ, इस तरीके की कई घटनाएं हुई। और वही चीजें हम आज देख रहे हैं। आज चीन सैनिक रूप से ना हस्तक्षेप कर रहा हो तो आर्थिक रूप से कर रहा है। आर्थिक गतिविधियां चीन की हर तरफ बैठ रही हैं। दुनिया के कई राष्ट्रों को उन्होंने अपने कर्ज के जाल में, जंजाल में फंसा लिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से कई राष्ट्रों को कर्ज के जंजाल में फांस दिया गया है, और उनकी फिर राजनीतिक सत्ता को मैनिपुलेट करने की चेष्टा हो रही है। और साथ ही साथ, जैसे आपने बताया, नॉन स्टेट एक्टर्स और इंडिविजुअल्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है तीसरे कंट्रीज में इन्फ्लुएंस करने के लिए। साथ ही साथ चीन ने कुछ तकनीकी प्रगति भी की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इनकी काफी प्रगति हुई है, और कई बार कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की का भी प्रयोग ये दूसरे देशों के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए और दूसरे देशों के अंदर पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रहे हैं या करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारे लिए चिंता की बात है। लेकिन आज चीन की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो चुकी है कि हमने देखा कि चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के बावजूद आज अमेरिका ने चीन से बातचीत शुरू कर दी। भले ही उसके बाद 4 घंटे बातचीत करने के बाद राष्ट्रपति ने उनको तानाशाह कहा, लेकिन 4 घंटे बातचीत की, और 4 घंटे उस बातचीत से कोई
एक तरफा बातचीत नहीं हुई, दोनों ही देशों ने एक दूसरे की कुछ चीजें मानी या कुछ कहा। तो इसको हमें समझना चाहिए कि अमेरिका के अंदर भी जो व्यापार लॉबी है, जो ट्रेड लॉबी है, उसका काफी बड़ा दबाव राष्ट्रपति के ऊपर था कि चीन के साथ कुछ हद तक संबंध सुधारे जाए। साथ ही साथ चीन की राइट। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा रही थी, उसके लिए भी आवश्यकता था कि उसको अमेरिका से एक थोड़ा जीवन दान मिल जाए, और वो इस बातचीत के माध्यम से मिल गया। तो राइट। ये हमें समझना चाहिए कि शी जिनपिंग जो है, जैसे जैसे उनकी तानाशाही प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, हम उनके इर्रेशनल डिसीजंस को ज्यादा देखेंगे और दूसरे देशों में हस्तक्षेप भी बढ़ सकता है। इनफैक्ट ये बात मैं प्रभुदयाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में, क्योंकि हम तो बॉर्डर शेयर करते हैं चीन के साथ, प्रभुदयाल साहब, क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है भारत को? क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटीज़ वो करते हैं और जिस तरह का उनका रुतबा है शी जिनपिंग का, उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी देश को चीन से है, वो भारत को है। चीन जो है वो नहीं चाहता कि भारत ऊपर उठे, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर पूरे एशियाटिक रीजन में उसका कोई मुकाबला कर सकता है तो वो देश भारत है। चीन हर तरह से हमको दबाने की कोशिश करता है, चाहे वो बॉर्डर पे टेंशन बढ़ाने की तरफ, या हमें हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे टेंशन बढ़ाने की तरफ। पाकिस्तान की तरफ चीन ने ये जी। जो तवज्जो दी है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह है कि पाकिस्तान को हर तरह से वो इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। अब ऐसे ही नेपाल को भी कोशिश कर रहा है, और बांग्लादेश के संदर्भ में भी वो ऐसी ही कोशिश करता है। तो चीन की नीयत तो हमारे ताल्लुक में हमेशा खराब रहेगी, और हम जानते हैं। इसीलिए हम चीन के प्रति जो हमको नीति अपनानी चाहिए, वो हम बिल्कुल उचित नीति अपना रहे हैं। बॉर्डर जी। पे जितना आप अपना डिफेंस बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाइए, क्योंकि चीन को मौका मिलेगा तो फिर वो आप पे इनक्रोच करेगा। सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी देश को चीन से है तो वो हमें, क्योंकि वो बहुत हर तरह से इंपॉर्टेंट लाइन कोशिश के करेगा साथ कि मेरे हमको पास दबाए। वक्त की कमी है, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको बीच में टोक रहा हूँ दयाल साहब। जनरल सिवाच, माफ़ी चाहूँगा, वक्त की कमी है। आलोक बंसल साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस नोट पर कि चीन से अगर सबसे अधिक खतरा है तो वो भारत को है, क्योंकि भारत उसको सीधे तौर पर चुनौती देता है, कम से कम आर्थिक मामलों को लेकर। जिस तरीके से भारत का एक्सेप्टेंस दुनिया भर में है, दुनिया के मुल्क भारत के साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं, हर तरह के रिश्ते, सांस्कृतिक रिश्ते, आर्थिक रिश्ते, और लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत कहीं ना कहीं चीन के मुकाबले दूसरे देशों के ज़्यादा भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर निकलकर सामने आता है। तो कुल मिलाकर चीन के साथ अभी सब कुछ जनरल शी जिनपिंग के रहते हुए बहुत सी मुसीबतें दुनिया को और देखनी पड़ सकती हैं, जैसा कि बाइडेन साहब के टोन से समझ में आया।